है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार रहा, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और साथ ही हमारी बात हुई दिन भर दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से, तो उनका क्या व्यू बन रहा है इस बाजार पर, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट पर। और आज हम देख रहे थे कि लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली और निफ्टी 18,165 के ऊपर अपने दिन के ऊपरी स्तर पर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक में भी शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 200 अंकों की। और किस तरह का एक्शन रहा आज दिन भर मार्केट में, कौन से स्टॉक्स चले थे, कहां पर मंदी थी, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। आज सेकंड डे था जब मार्केट्स के अंदर हमको तेज़ी बनते हुए दिखी है। फर्स्ट डे भी मार्केट ने कल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग की थी। आज फाइनली करीब इसने जोड़े हैं 112 पॉइंट और 18,160 के ऊपर क्लोज हुआ है। बट ध्यान रखा जाए फिलहाल अभी भी मार्केट के हम रेंज के अंदर है, जो कि 17,800 से 18,200 की है। बट 2 दिन की बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग आने से मार्केट में काफ़ी रिलीफ हुआ है और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में फिर से उम्मीद जगी है कि ठीक बजट से पहले एक राउंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग मार्केट का आ सकता है, जो कि बाजार को काफ़ी तेज़ कर सकता है। खैर आज एडवांस डिक्लाइन भी कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कल तो कुछ बड़े शेयरों की वेटेज की वजह से बाजार ऊपर आया था, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन ठीक है, यानी कि 1000 शेयर बढ़े हैं आज और करीब 900 शेयर ऐसे थे जो कल के मुकाबले थोड़े वीक बंद हुए हैं। आ जाते हैं ऐसे स्टॉक्स की तरफ जो आज मार्केट का लीडर बनते हुए दिखे या फिर आज जो स्टॉक्स चले हैं। अगर आप उस कैटेगरी में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बजाज ग्रुप के शेयर्स वापस से थोड़ा एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे हमको थोड़ी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है। आज आईटी के शेयर्स भी थे, रुक रुक के वहाँ पे भी खरीदारी हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दम मेटल शेयर्स ने दिखाया। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयर्स दोनों अपने अपने सेगमेंट के अगुआ हैं और इन दोनों के अंदर अच्छी बाइंग आती हुई दिखी है। L&T इस बजट का सबसे इंटरेस्टिंग शेयर्स है इस साल में, यानी कि 2023 में इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और अभी भी आज भी इसके अंदर एक अच्छी बढ़त आई है। आज सुबह एक जेफरीज की रिपोर्ट भी, मॉर्गन स्टैनली की माफ़ कीजिए, रिपोर्ट आई थी जो ये कह रही थी कि L&T अभी और भी चल सकता है, 2500 तक का टारगेट है। इसके अलावा HDFC बैंक यानी कि HDFC के ट्विंस ने भी आज बाजार की काफ़ी हद तक सहायता की है। आज भारतीय एयरटेल जैसा शेयर जो कई दिनों से टूट रहा था वो भी आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा। आज जो शेयर नहीं चले बड़े शेयर्स की कैटेगरी में, उसमें टाटा मोटर्स नहीं चला, आज वहाँ पे प्रेशर था। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस फिर से प्रेशर इसके अंदर आया है। हालांकि मार्केट चल रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयर्स FPO की खबर के चलते जो कि 20,000 करोड़ का आ रहा है और उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर है इसके अंदर। BPCL, सिप्ला जैसे शेयर्स के अंदर भी आज आधे से पौने 1% तक की गिरावट थी। आते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर। कल हम आपके सामने बात रख रहे थे कि कल बड़े शेयर्स चल रहे थे, लेकिन मिड कैप शेयर्स का कल इंडेक्स लाल निशान में था, लेकिन आज परसेंटेज में आधे % की बढ़त मिड कैप इंडाइसिस में भी देखने को मिली है और ये शेयर्स भी काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे। अगर आप इसी कैटेगरी के शेयर्स चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सेल, पतंजलि फूड्स जो लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर 3-4% चल गया। हिंदुस्तान जिंक के अंदर, मैक्स फाइनेंशियल के अंदर, ये कुछ एक शेयर हैं जो कि आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाते हुए दिखे। इप्का लैब भी उसी कैटेगरी में एक शेयर काउंट किया जा सकता है। आज जो शेयर इस छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में टूटे हैं, अगर आप वहाँ पे ध्यान देंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक यानी कि वो थोड़े सरकारी बैंकों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके अलावा लिंडे इंडिया जो कि गैस सप्लाई करती है खासकर ऑक्सीजन को लेकर, इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी इस कंपनी की, आज इसके अंदर 2% का नुकसान है। डिक्सन टेक्नोलॉजी और अदानी विल्मर जैसे शेयर्स आज वापस से थोड़ा प्रेशर बनाते हुए दिखे। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर सेकेंड डे अच्छी शॉर्ट कवरिंग का, बट अभी भी 18,200 के पार होना बाकी है। बैंक निफ्टी को थोड़ी और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, बट उसके लिए सेकेंड डे कल से शुरू होगा। तो कुल मिला के 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग कल कितना रंग लेके आती है ये देखना होगा। बिल्कुल। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन और मिड कैप में और इसके अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स में आज कहां पर एक्शन था, खबरों के दम पर आज कहां पर दिन भर एक्शन था, ये भी हम आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको एक एक करके बताएंगे। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि बाजार में आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। निवेशकों को IT, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है। तो अगले हफ्ते में यूएस मार्केट्स में क्या होता है, आई थिंक वो डिसाइड करेगा इंडियन मार्केट ट्रेंड। अगर यूएस मार्केट इस लेवल से गिरता है तो इंडियन मार्केट्स, क्योंकि वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो वापस गिर सकता है। और अगर यूएस मार्केट्स में ब्रेकआउट आती है
तब हो सकता है इंडियन मार्केट 18300 क्रॉस करके हम वापस तेजी के बारे में बात करना चालू कर दें। बट अगर आपने आईटी के बारे में कहा, सारे नेगेटिव्स मेरे हिसाब से प्राइस में है आई थिंक। और पिछले एक साल में काफी जो आईटी स्टॉक्स है वो सब 40-50% गिर चुके हैं। हमने अच्छी बेसिक फॉर्मेशन देखी है पिछले 2-2.5 महीनों में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से 10-12% की तेजी दे सकता है। आई नो इट इज नॉट वेरी बिग, बट स्टिल एक वीक मार्केट एनवायरनमेंट में जहां पर निफ्टी की 10% की विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है, वहां आईटी की है। आप टीसीएस का चार्ट देख लीजिए, आई थिंक एचसीएल टेक को देख लीजिए, काफी अच्छा कर रहे हैं। परसिस्टेंट हमारा फेवरेट है, इट वाज आवर दिवाली पिक, इट हैज डन वेरी वेल एंड वी स्टिल लाइक इट फॉर द लॉन्ग टर्म। साइंट को देख लीजिए, कोफोर्ज को देख लीजिए। आई थिंक ये सब स्टॉक्स में पोजीशन बनाइए, लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न देंगे। बिल्कुल, तो ये थे गौतम शाह बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर फोकस करेंगे। और HUL कल अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाला है और स्टॉक में हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और नतीजों के पहले काफ़ी चल भी चुका है ये स्टॉक। अब नतीजों से क्या अनुमान है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए। HUL के जो Q3 FY23 नंबर्स है, ये टाइम अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगी अराउंड 14% की। मेनली ये टाइम भी प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। भूलिए मत कि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है काफ़ी अपने डिटर्जेंट सेगमेंट में, सोप सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ प्रीडोमिनेटली ये टाइम भी वही होगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, 11.6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशली इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि क्या है करेक्शन हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जैसे PFAD प्राइसेस देखे वहाँ पे करेक्शन हुई है, पैकिंग मटेरियल में करेक्शन हुई है थोड़ी, और उसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली हुई है तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को सिक्वेंशियल बेसिस पे। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है और एबिटा मार्जिन्स भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है जो इबिटा मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में अराउंड 140 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 23.6% पे ये टाइम। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट्री में देखेंगे कि रूरल अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स वहाँ पे कैसी है, आउटलुक कैसी है उनकी न्यूट्रिशन बिजनेस में, प्राइसिंग एक्शंस क्या लेने वाली है कंपनी आगे जाते हुए, और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसे शेप अप हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये थे HUL के नतीजों से अनुमान और वॉल्यूम ग्रोथ, और इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन HDFC बैंक से जुड़ी भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और एनालिस्ट के मुताबिक मर्जर के बाद HDFC बैंक में बड़ा निवेश आ सकता है। इस पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, HDFC बैंक से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, तो HDFC बैंक में शायद से $3 to $6 बिलियन की पोटेंशियल FII बाइंग आ सकती है। जब हम रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंबाइंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब देखते हैं और एनालाइज करते हैं, अराउंड 17.25% का हेडरूम रहता है शेयर होल्डर्स को, FII शेयर होल्डर्स को, जो कि आइडियली 15% पे होना चाहिए था। तो ये जो एडिड हेडरूम है उसमें शायद से और बाइंग आ सकती है। तो $3 to $6 बिलियन वर्थ ऑफ बाइंग हो सकती है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें मिली है। और लार्जली हमने कल भी देखा 2 साल से HDFC बैंक ने कुछ किया नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, तो उसमें भी एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आया है। जबकि बुक 40% से ग्रो हुई है और पैट भी 40% और बुक वैल्यू भी 40% से ग्रो हुआ है, पर स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। तो एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है HDFC बैंक में। और अब जो कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि FI में भी और बाइंग आ सकती है, तो एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये है HDFC बैंक से जुड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। रिलायंस कैपिटल से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है और रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन पर एडमिनिस्ट्रेटर ने 19 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी को चैलेंजर राउंड का सुझाव दिया है। इस खबर के मायने क्या है, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर बताइए। जी हाँ, टोरेंट और हिंदुजा ने कोर्ट में सबमिशन दिया है कि वो जो नया चैलेंजर राउंड है उससे अभी के लिए विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजर राउंड जो 19 जनवरी से शुरू होने वाला था वो अब 23 जनवरी से शुरू हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अभी भी टोरेंट के पेटिशन पे कोई फैसला नहीं लिया है। और टोरेंट ने पेटिशन दिया था कि जो नया चैलेंजर राउंड है वो कंडक्ट नहीं किया जाए। उसकी जो आखिरी बिड थी 8,640 करोड़ रुपए की, जो कि ऑल कैश बिड थी, उसको कंसिडर किया जाए। और जो हिंदुजाज की बिड आई थी करीब 9,000
करोड़ रुपए एनपीवी की, उसको कंसिडर नहीं किया जाए। अब देखना ये होगा कि एनसीएलटी इस पर क्या फैसला लेता है, बट अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का सजेशन यही है कि 23 जनवरी से जो नया चैलेंजर राउंड है वो कंडक्ट हो सकता है। तो ये एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जो पिछले राउंड में 9,000 करोड़ रुपए तक की बिड आई थी, नए चैलेंजर राउंड में बेस प्राइस ही करीब 9,500 करोड़ रुपए का है। और जीएमआर इंफ्रा के सीईओ विजय कुमार जयपुरिया से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने खास बातचीत किया, ये आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। Numbers, the flying numbers indicate that we have reached to pre-COVID, even surpassed the pre-COVID levels. You think so? Domestic and at international front, what the numbers indicate? Currently, domestic has recovered to pre-COVID level. Okay. International is at about 85% of pre-COVID level. Okay. We are expecting that domestic growth will continue, so we should exceed pre-COVID number very soon. International, since China is still closed, Yes, sir. so that is the part of the traffic that we are yet to recover. Okay. And there was the problem of this congestion, which was largely addressed. Do you think so that now all the issues have been addressed when it comes to congestion part? Right now, there is no congestion that is being reported from the airport, and that is something that we have been updating even on social media. And the waiting time period that has also been reduced, the waiting period for the passengers. Your comment on this? Waiting period has come down at all the checkpoints. और अब रुख करते हैं बजट से जुड़ी खबरों का, और अब से लेकर बजट तक हमारी नज़र रहेगी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी पर। हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं बजट से जुड़ी, जो कि हम आपको एक एक करके बताएंगे। और इस बार के बजट में सरकार 12 एयरपोर्ट्स के निजीकरण का ऐलान कर सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए। एविएशन सेक्टर में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत 20,000 करोड़ रुपए का फंड जनरेट करना है एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए। तो वहीं मिनिस्ट्री ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है कि अगले 4 से 5 सालों में 98,000 करोड़ का निवेश करना है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जा सके। और ये सब कुछ तभी संभव है जब निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि आगामी यूनियन बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो एविएशन मिनिस्ट्री ने 11 से 12 एयरपोर्ट की एक लिस्ट तैयार की है, जिसको जल्द ही प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग प्रक्रिया के लिए फ्लोट किया जाना है। इसमें कुछ बड़े नाम चेन्नई, कोलकाता, इंदौर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जबलपुर, ऐसे बड़े एयरपोर्ट के नाम शामिल है जिनको प्राइवेटाइजेशन के लिए फ्लोट किया जाना है। और इसके जरिए मिनिस्ट्री ये देख रही है कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड जनरेट हो पाएगा। यही नहीं, इस एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी सरकार की कोशिश ये है कि जो मौजूदा एविएशन सेक्टर में ग्रोथ है इसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक बड़ी घोषणा आगामी यूनियन बजट में हम देख सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट नोट भी रेडी है और बजट में अनाउंसमेंट के बाद इसके कैबिनेट अप्रूवल के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक अहम सेक्टर है जहां पर एविएशन मिनिस्ट्री खास तौर पे फोकस करती है। इस ड्रोन के लिए पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट पहले ही किया गया था, जिसका बजटरी आउटले 120 करोड़ रुपए था। लेकिन इसमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, इससे उत्साहित होकर के सरकार इसका बजटरी आउटले बढ़ा सकती है और आगामी बजट में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जो बजटरी आउटले अब पीएलआई स्कीम का रह सकता है वो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए रह सकता है ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ उड़ान स्कीम, यानी कि छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना, इसके लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, इस पर भी सरकार जो फंड है उसका दायरा बढ़ा सकती है। और एमआरओ सर्विस में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए भी सरकार दरवाजे खोल सकती है। तो ये कुछ अहम अनाउंसमेंट आगामी बजट में एविएशन सेक्टर के लिए हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये जानकारी देने के लिए। इस बीच इंडसइंड बैंक के नतीजे आ चुके हैं, क्या करके आपको वो बता देते हैं। मुनाफा 1241 से बढ़कर 1963 करोड़ का आया है। प्रोविजनिंग में कमी हुई है इस बार, इस वजह से मुनाफे को सहारा मिल रहा है। नेट एनपीए में हल्की बढ़त हम देख रहे हैं, और 0.61% से बढ़कर जो आंकड़ा है 0.62% का आया है। प्रोविजन भी देखिए, वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा ग्रॉस एनपीए के आंकड़े में कमी आई है, 2.11% से घटकर ये जो आंकड़ा है 2.06% का आया है। और एनआईआई में भी अच्छी बढ़त हुई है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन